पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र की सामान्य संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं श्वसन संबंधित आयतन। तो इसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं जवाहरीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि सामान्य श्वसन में एक बार में ली गई O2 या छोड़ी गई CO2 की मात्रा, यानी हम एक बार सांस लेते हैं तो कितनी मात्रा में O2 अंदर ले सकते हैं या कितनी मात्रा में CO2 बाहर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी मात्रा होती है 500 ml, यानी एक बार में हम 500 ml O2 ले सकते हैं या 500 ml CO2 छोड़ सकते हैं। अगर यह मात्रा प्रति मिनट पूछ ली तो एक मिनट में हम 16 से लेके 20 बार श्वसन करते हैं, तो इस 500 को 16 से या 20 से गुणा कर देना है तो ये प्रति मिनट टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है कि सामान्य श्वसन के बाद में हम बलपूर्वक कितनी ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRV। इसकी मात्रा होती है 2500 से लेकर 3000 ml, यानी जो योगा करते हैं उस दौरान हम बलपूर्वक जितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं IRV। अगला है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी हम बलपूर्वक कितनी CO2 छोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं ERV। इसकी मात्रा होती है 1000 से लेके 1100 ml तक। चौथा आयतन है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में RV बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवशिष्ट आयतन। यानी वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। यानी हमने बलपूर्वक CO2 की मात्रा छोड़ दी, उसके बाद में भी क्या होता है कि कुछ मात्रा में CO2 या वायु है हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा पाई जाती है। इसका कारण क्या होता है कि अगर फेफड़े पूरी तरह से खाली हो गए तो वो पिचक जाते हैं। इस कारण से कुछ मात्रा में फेफड़ों में वायु हमेशा पाई जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 1100 से लेके 1200 ml तक। ये हो गए श्वसन संबंधित आयतन। अब हम देखते हैं श्वसन संबंधित क्षमताएं। इसमें पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वायु की वह अधिकतम मात्रा होती है जो निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है। यानी सामान्य श्वसन में हमने 500 ml ले ली और बलपूर्वक कितनी हम ले सकते हैं 3000 ml, यानी अधिकतम हम कितनी ग्रहण कर सकते हैं वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी मात्रा होती है 3500 ml। दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है कि हम अधिकतम कितनी मात्रा में वायु है वो बाहर निकाल सकते हैं, वो होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम यानी जवाहरी आयतन में हम 500 ml छोड़ सकते हैं और बलपूर्वक 1100 ml, तो टोटल हम 1600 ml वायु को बाहर छोड़ सकते हैं। अगला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता। ये क्या होता है कि सामान्य श्वसन के बाद में जितनी वायु फेफड़ों में बची रहती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो सामान्य श्वसन में तो 500 ml वायु ही बाहर निकलती है, तो ERV क्या होता है, ये तो हम बलपूर्वक निकालते हैं तो ये शेष रह जाएगी, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा फेफड़ों में रहता है तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके 2300 ml, ये हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगला है वाइटल कैपेसिटी यानी जेय क्षमता। अधिकतम भरी गई व अधिकतम निकाली गई वायु, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, यानी हम कितनी मात्रा में वायु अधिकतम भर सकते हैं। तो बलपूर्वक भरी गई है ये है IRV, और सामान्य होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम, और बलपूर्वक छोड़ी गई होती है ERV। इन सब को जो मिलाकर के कैपेसिटी होती है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। इसका मान होता है 4600 ml। अगला है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी फेफड़ों की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी और इसमें रेजिडुअल आयतन जोड़ देते हैं तो ये टोटल 5800 ml होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
कि हमारे फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है, तो 5800 ml होती है। अब देखते हैं श्वसन संबंधित रोग। पहला है अस्थमा। अस्थमा के बारे में आपको खूब सुनते हैं। तो अस्थमा का कारण क्या है, किससे होता है अस्थमा, तो यह परागकण, धूल, धुआं, ठंड आदि से होता है। इस रोग में क्या होता है कि रोगी को खांसी आती रहती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा रोग है जिसमें श्वास छोड़ते समय सीटी बजने की आवाज निकलती है, तो वह अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है, रोगी जब श्वास को छोड़ता है तो उसको श्वास छोड़ने में दिक्कत होती है और सीटी बजने जैसी आवाज निकलती है। इस रोग में क्या होता है कि जो श्वसनियां है उनमें अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनता है, जिससे सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसका उपचार क्या है कि एलर्जी कारकों से दूर रहना चाहिए। जैसे किसी को मिट्टी से एलर्जी है तो इसको मिट्टी से दूर रहना चाहिए। दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस है वो धूम्रपान करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि श्वसनी की जो आंतरिक सतह है उस पर सूजन आ जाती है, जिससे लगातार खांसी आती रहती है और हरा पीला कफ आता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये इस रोग के लक्षण हैं। इसका उपचार है धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। अगला है एम्फाइसीमा। ये इम्पोर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो वायुकुप्पिकाएं हैं, जैसे ये 2 वायुकुप्पिकाएं बनाई है मैंने, तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो CO2 ज्यादा हो गई तो इसकी ये भित्ति है ये कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, जिससे ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो इससे क्या हो गया, सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है वायुकुप्पिकाओं का, तो जिससे श्वसन में समस्या होती है। तो CO2 बढ़ने के कारण वायुकुप्पिका की भित्तियां टूट जाती है, जिससे सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है, वह फेफड़ों में वायु भर जाती है तथा श्वास छोड़ने में समस्या होती है। इसका उपचार भी यही है कि धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं जिससे इस रोग में आराम मिलता है। अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में हमने खूब सुना है। यह बच्चों में सामान्य रूप से होने वाली बीमारी है। यह बच्चों में भी होती है और वृद्ध लोग होते हैं उनमें भी खूब होती है। यह न्यूमोनिया है एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निमोनिया कौन से जीवाणु से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। इसमें क्या होता है कि संक्रमण से कुप्पिकाओं में मृत कोशिकाएं व तरल बन जाता है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसका उपचार क्या होता है, एंटीबायोटिक होती हैं, दवाइयाँ लेने से ये ठीक हो जाता है। अगला है फेफड़ों का कैंसर। कैंसर होने का सामान्य कारण सबको पता है कि धूम्रपान ही कैंसर का मुख्य कारण होता है। तो ये कैंसर है